हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास बच्चों। हाय ऑल। आई होप मैं क्लियरली ऑडिबल और विजिबल होऊंगा आप लोगों को। प्लीज डू चेक इट एंड लेट मी नो। तो आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं पहले वो समझते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को वन शॉट में। तो हर एक चीजें जो भी इस चैप्टर में लगने वाली हैं बच्चों, हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। हम लोग सभी पॉइंट्स जो भी रिक्वायर्ड है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। ओके, तो यस, हेलो एंड वेलकम। हेलो आयुष, वेलकम। लेट्स स्टार्ट। देखो, बिफोर वी डायरेक्टली डाइव इनटू द टॉपिक बच्चों, आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज अक्षय कुमार उपाध्याय। आई एम योर साइंस एजुकेटर। आई हैव mentored more than 1 lakh aspirants in the last 7 years of teaching, and we have produced students those who have scored full marks in science in their board examination as well as final examinations. तो देखो बच्चों, जिन भी बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया बच्चों, आप लोगों के लिए क्लास 9 के लिए क्लास 9 का एक्चुअली क्लास 9 बैच आ चुका है। दिस बैच इज बेसिकली अ फाउंडेशन बैच फॉर क्लास 9। इट्स अ फुल सिलेबस बैच जिसमें आपके फेवरेट एजुकेटर्स देखने मिलने वाले हैं। 11th ऑफ सितंबर से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 11th ऑफ सितंबर से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है बच्चों। एंड आपको हुसैन जैदी सर पढ़ाने वाले हैं एसएसटी। आई विल बी टीचिंग यू साइंस बच्चों, एंड रफीक वुड बी टीचिंग मैथमेटिक्स बच्चों आप लोगों का। ठीक है। जो भी बच्चे हैं, वेलकम वेलकम वेलकम। सब लोग गुड इवनिंग लिख रहे हैं। हाय, कल 9th क्लास को ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। वेरी गुड रेयान, आज पढ़ लो, कल पढ़ा दो। ठीक है। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों आप एम्बाइब सिंपल को टू ज्वाइन दिस कोर्स। देखो, 3 डेज का अनलिमिटेड फ्री ट्रायल मिलता है आप लोगों को। ऑल एम्बाइब ऐप से सब्सक्रिप्शन मिलता है, जैसे कि एम्बाइब लर्निंग आउटकम्स, एम्बाइब लेंस, एम्बाइब लैब एक्सपेरिमेंट्स, एम्बाइब फॉर पेरेंट्स, ब्रेन एप्स एंड प्रोगेमीडिया। ये सभी का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिलता है अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स बच्चों, जैसे कि आप अपने कंफर्ट जोन से पढ़ सकते हो घर से, राइट। एंड देन आपको एम्बाइब लर्न का ऑप्शन मिलता है जिसमें 70,000 प्लस वीडियो लेसन एंड 2,000 से ज्यादा आप लोगों को ई बुक्स देखने मिलेंगे। डाउट रेजोल्यूशन 24/7 होगा बच्चों आप लोगों का। एम्बाइब लाइव क्लासेस होगी होगी बच्चों, जिसमें 60 प्लस लाइव क्लासेस देखने मिलेंगे आप लोग को विद देयर प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज। इंटरेक्टिव कोलैबोरेशन से पढ़ने का मौका मिलता है बच्चों, जिसमें आप 3D एंड 2D एसेट्स यूज करके चीजें पढ़ सकते हो। एंड देन यू गेट अ ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ 1.5 मिलियन क्वेश्चंस जो कि केटर करते हैं 400 से ज्यादा एग्जामिनेशंस को बच्चों, वो भी आप लोगों को मिलेगा एट योर फिंगर टिप्स। एंड दैट टू फॉर ऑल लर्निंग गोल्स। आपको अलग अलग से सभी लर्निंग गोल्स लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप जस्ट सब्सक्राइब करते हैं बाय सिंपल को, तो आप लोगों को सभी लर्निंग गोल्स मिल जाते हैं इसमें। 1 month subscription will cost you only rupees 699 per month, but so if you go with 3 month subscription, it will cost you only rupees 599 rupees per month, and the annual subscription will cost you only rupees 499 पर मंथ बच्चों, अगर आप आते हो एनुअल सब्सक्रिप्शन पे। दैट टू अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, दैट इज अक्षय 30। अगर आप मेरा कोड यूज करते हो बच्चों, तो एनुअल सब्सक्रिप्शन पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, बाय यूजिंग द कोड अक्षय 30 आप लोगों को 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, जब आप लोग एनुअल कोर्सेज बाय करते हो तो। अब बात करते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। देखो, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें, बहुत ध्यान से देखना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में बच्चों, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयंस को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड समझना, कोवेलेंट कंपाउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करना, ये सभी चीजें बच्चों आप लोगों की आती है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर। तो हम लोग बच्चों इस सेशन में ये सभी जो पॉइंटर्स दिए गए हैं बच्चों, विल बी डिस्कसिंग दैट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ये एक ही लेक्चर बच्चों काफी है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए। विल स्टार्ट विद इट। ओके, तो सबसे पहले देखो, अगर आपको मैं बोलूं बच्चों, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। किसी भी घर बनाना है तो वी नीड ब्रिक्स फॉर इट। ओके, हमें घर बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत है। ओके, जब ब्रिक्स कंबाइन होते हैं बच्चों, तो वो वॉल बनाते हैं, राइट है। और वो वॉल्स कंबाइन होते हैं एक घर बनाते हैं, राइट। तो जब भी हम लोग बात करते हैं बच्चों की, उसका मेन चीज क्या है, फाउंडेशन क्या है, दैट इज अ ब्रिक। एक सिंगल ब्रिक चाहिए। वैसे बच्चों, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मैटर का, दैट इज एटम। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है बच्चों, दैट इज एन एटम, राइट। अणु होता है, उससे शुरुआत होगी बच्चों, एंड देन वो चीजें आगे जाके प्रोसीड करती है। तो जब हम लोग एटम्स के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो एक बेसिक आइडिया ले लो। ओके, एटम्स क्या होते हैं? एटम्स बेसिकली बच्चों स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी मैटर के, एंड उसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, कॉल्ड एज प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, नो चार्ज, दे डू नॉट पोजेस एनी चार्ज बच्चों, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा, ये हम लोग सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए रख रहे हैं। चैप्टर की शुरुआत में जब आप लॉस पढ़ोगे बच्चों, उसमें आप लोगों को देखने मिलेगा, जब डाल्टन थियरी दिया गया उस टाइम पर ये पता ही नहीं था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। ओके, ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए कि एटम कैसा दिखाई देता है।
न्यूक्लियस में बच्चों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आप लोग देख सकते हो कि न्यूक्लियस में आप लोग प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को देखोगे यहाँ पर, एंड उसके अराउंड में बच्चों रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसके अराउंड में बच्चों रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इतने बेसिक चीजें नॉर्मली देख पाओगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ द एटम एंड दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, तो दिस इज द बेसिक आइडिया। सर फिजिक्स का रिवीजन कराइए। फिजिक्स के हर एक चैप्टर का रिवीजन मैंने वन शॉट रिवीजन ऑलरेडी ले लिया इसी चैनल पर, तो प्लीज प्लेलिस्ट चेक करना, उसमें मेरे फिजिक्स के सभी चैप्टर्स हैं जिनका वन शॉट कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार उसके रिकॉर्डिंग्स आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं एटम्स के बारे में बच्चों, देखो एटम्स को अगर हम बेसिक लेवल पे समझे, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बच्चों, जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, केमिकल रिएक्शन जब होता है उसमें स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। हेलो कृष्णा, वेलकम। ये क्लास 9 का है बेटा बाय द वे। ओके, एंड देन जब हम लोग बात करते हैं बच्चों नोबल गैसेस का, तो नोबल गैसेस को छोड़कर भी एटम्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है। हीलियम लेकिन अकेला रह सकता है, नियोन अकेला रह सकता है, आर्गॉन अकेला रह सकता है बच्चों। ये नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं एटॉमिक लेवल। बट अगर हम लोग बात करें बच्चों, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस हो जाए, सल्फर हो जाए, फॉस्फोरस हो जाए, देखो सभी ना मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। सर आप 10th पढ़ाते हैं क्या? यस बेटा, मैं 10th के भी लेक्चर्स लेता हूँ, इसी चैनल पे होते हैं। ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे होते हैं मेरे लेक्चर्स। ठीक है, तो मेरे लेक्चर्स फॉर 10th इज ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें बच्चों, अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूल्स के लिए, तो देखो एटम्स एग्जिस्टेंस में जब भी आता है, एटम्स एग्रीगेट करते हैं बच्चों टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और एल्स आयंस। मॉलिक्यूल्स या आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, तो एटम अगर एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट तो नहीं करते हैं, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों? या फिर मॉलिक्यूल या फिर आयन के फॉर्म में। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये बेसिक सी चीज पता नहीं होती बच्चों इसके रिगार्डिंग, तो याद रख लेना, एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो कैसे एग्जिस्ट करेंगे? या फिर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, या फिर आयंस के फॉर्म में। आयंस में कैटायंस एनायंस सुना होगा आप लोगों ने, राइट? 9th के कब होते हैं? 9th के होते हैं बच्चों मंडे एंड वेंसडे, जैसे आज वेंसडे राइट, तो आज है। ओके, तो ये बेसिक चीज क्लियर है सबको? तो डाल्टन ने, जॉन डाल्टन सर ने बच्चों एटम्स के बारे में कुछ थियरी दी, उन्हें कहा गया डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। अब ये एटॉमिक थियरी क्या कहती है पहले वो समझेंगे। ओके, जब हम लोग बात करते हैं एटॉमिक थियरी में बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखो, ओके, तो इट इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम। एक मजेदार चीज बताओ बच्चों, टोमियो जो वर्ड होता है, टोमियो, टोमियो का मतलब होता है बच्चों, ओके, ग्रीक में टोमियो का मतलब होता है डिविजिबल, डिविजिबल। टोमियो का मतलब होता है बच्चों डिविजिबल, मतलब दिस कैन बी डिवाइडेड, बट ये तो डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा बोला इन्होंने। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, तो ये होता है बच्चों एटोमियो। तो इस वर्ड से आ गया बच्चों एटम, एटम इज नॉन डिविजिबल। ओके, आई होप आप लोगों को ये टर्म समझ में आ गया कि एटम का नाम कहां से आया। तो इट इज एटोमियो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, है ना, हम लोग ये टर्म्स यूज करते हैं। तो ए का मतलब बच्चों उसका ऑपोजिट एग्जैक्टली, राइट? तो यहाँ पर बच्चों टोमियो वर्ड है ग्रीक अल्फाबेट, ओके, इसका मतलब होता है डिविजिबल। और एटॉम जो वर्ड है बच्चों वो एक्चुअली एटोमियो है, ओके, दैट इज नॉन डिविजिबल। तो इन्होंने क्या कहा कि एटम जो है इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉलर पार्टिकल्स और दीज एटम्स, ओके, कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। बट ये आज के टाइम में अगर आप चेक करो बच्चों, इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज एटम्स कैन बी डिवाइडेड into subatomic particles, namely protons, electrons and neutrons. So atoms can be divisible, okay, okay, are divisible basically. Atoms cannot be created nor be destroyed. अब बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो this relates with the mass. आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर पता है बच्चों, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बच्चों? ओके, तो यहां पर बच्चों जो मास है बच्चों, वो क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज मैटर क्रिएट नहीं कर पाता है, राइट है? सिमिलरली मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, तो एटम्स को भी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वन एंड द सेम है लॉजिक, ओके, व्हाट वी से, एटम्स या फिर मास हम लोग कंसीडर करें इस केस में, बिकॉज किसी का भी मास है मतलब वो मैटर है, ओके, एंड अगर वो मैटर है बच्चों तो वहां पर हम लोग बोले उसके अंदर एटम्स है। आई होप इट इज क्लियर। चल नेक्स्ट इज
यहां पे नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, देयर आर एज मेनी काइंड ऑफ एटम्स एज देयर आर एलिमेंट्स। मतलब अगर हमारे पास में 118 एलिमेंट्स है, अगर हमारे पास में 118 एलिमेंट्स है, तो हमारे पास उतने ही टाइप के एटम्स भी है। जितने एलिमेंट्स उतने एटम्स, जितने एलिमेंट्स उतने एटम्स। आई होप इट इज क्लियर। तो एलिमेंट्स कितने सर? 118 एलिमेंट्स आर देयर, तो वैसे ही 118 एटम्स भी है हमारे पास, राइट है। अब याद रख लेना, जो सिमिलर एटम्स होते हैं, ओके, जो सिमिलर एटम्स होंगे बच्चों, उनका हर एक एस्पेक्ट सेम होगा। ओके, मतलब कैसे सर? अगर समझो मैंने हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लिया, थोड़ा सोचो, इफ आई टेक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के दो एटम्स ले लिए, तो ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, ओके, दोनों ही सेम मास होगा इन दोनों का, दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, दोनों का सेम साइज भी होगा। याद रख लेना, जो सिमिलर एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनका साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सब सेम होता है। अब अगर ये सब सेम होता है, इट इंप्लाइज कि जो डिफरेंट एटम्स है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन कंसीडर करूं और लेट्स से ऑक्सीजन कंसीडर करूं, तो इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन देख लूं बच्चों, तो व्हाट आई कैन ऑब्जर्व इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के केस में क्या हम ऐसा कह सकते हैं, इनका पहला शेप, साइज, ओके, साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट भी वही कहता है, देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन देयर मासेस, इन देयर साइज एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप इट इज क्लियर। तो जरा वेलकम। अच्छा, आपके कमेंट्स ना मैं बीच बीच में देख रहा हूँ बच्चों, बस वन शॉट लेते समय ना ज्यादातर फोकस यहाँ पे होता है, तो मैं बीच बीच में देख रहा हूँ, वो भी नोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर है, तो प्लीज नोट इट डाउन, आई विल गिव यू अ मिनट, ओके बच्चों, या फिर आप पॉज कर लो, या फिर आप लिख लो पहले, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स में से अभी तक मैंने 4 पोस्टुलेट्स पढ़ा है बच्चों, और अभी 4 बचे हुए हैं। अब इसमें ना कुछ कुछ जगह पे आपको 10 पोस्टुलेट्स देखने मिलेंगे, बिकॉज ना उनको ही तोड़ दिया जाता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, उसमें लिखा है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो वो अलग से पॉइंट भी बना सकते हैं, उसका 2 पॉइंट भी बना सकते हैं। तो पॉइंट्स का टेंशन नहीं है बच्चों, वो स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करने पे पॉइंट्स एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो। इतना लिखने के बाद बच्चों नोटेड लिख देना आप लोग एक बार। डन बच्चों, आई होप यहां तक का पार्ट आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट वन, अब इसमें आता है बच्चों आपका नेक्स्ट पॉइंट, द केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ जॉइनिंग ऑफ टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स को कंबाइन किया जाता है टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब यहां से आपका टर्म आता है बच्चों मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। सर ये क्या है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड? तो मैं समझाता हूँ। देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मेरे पास में 2 मॉलिक्यूल्स, मैं ना यहाँ पर बना रहा हूँ, लेट्स से ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास में, ओके, एंड लेट अस ड्रॉ वन मोर मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास में, ठीक है, विल कंसीडर लाइक दिस, ठीक है। अब ये कौन से मॉलिक्यूल, तो पहले वो समझता है, ठीक है। देखो बच्चों, मैं यहीं पे एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ये बहुत सिंपल और मजेदार है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो इसको, ओके, तो अगर मैं इसका नाम लिखने की कोशिश करूँ तो व्हाट आई कैन राइट एज, ये समझो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इस केस में, यहाँ पे दिस इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अगेन, ठीक है। अगर आप दोनों के एटम्स को अच्छे से नोटिस करो तो यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है, 2 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और दोनों ही एटम सिमिलर है। बट यहाँ पर इफ यू ऑब्जर्व बच्चों, व्हाट यू कैन सी कि यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है, और यहाँ पर एक एटम। अब तीनों में एक अच्छी सी चीज क्या है बच्चों, कि तीनों में जो एटम्स है वो डिफरेंट है, ओके, वो क्या है, वो डिफरेंट है। यहाँ पे सिर्फ H और H के एटम्स है, H एटम्स, तो सिमिलर एटम्स है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे H एटम है, यहाँ पर क्या है, O एटम है, यहाँ पर क्या है, H एटम है, तो यहाँ पर डिफरेंट है। याद रख लेना बच्चों, व्हेनेवर एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल। बट जब भी मॉलिक्यूल आपके बनते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल के टाइप्स अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों,
जब हाइड्रोजन के सिमिलर एटम्स आप देख पा रहे हो बच्चों, उन्हें हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एंड जब आपको डिफरेंट एटम्स देखने मिल रहे हैं बच्चों, जिससे एक मॉलिक्यूल बना, तो उसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पर ये जो H2 बना है बच्चों, इसमें सेम एटम्स लगे हैं, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और हमेशा याद रख लेना है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो रहा है तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन से होता है। देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करो H2O के केस में बच्चों, तो इट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल तो है बट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, इसलिए जो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, केमिकल कॉम्बिनेशन जब होगा टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स अगर है, जैसे H2O के केस में, ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ये होता है। ओके, एंड देन बच्चों जब भी ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक चीज फिक्स है, दैट इज द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स। मतलब ये H2 में अगर आप देखो बच्चों, द नंबर मतलब दो हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम रिमेन्स फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स्ड होंगे, ये चेंज नहीं होगा। वाटर का आज जो फॉर्मूला है, कल भी वही फॉर्मूला होगा, 1000 साल बाद भी वही फॉर्मूला होगा, इट वुड बी फिक्स्ड। वाटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, H2O का H2O ही रहेगा। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का एटम लगने वाले हैं, तो वो बाद में भी वही होंगे, और उनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा बच्चों, H2O ही बनाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं पे आपके एक लॉ से भी रिलेट करता है, अगर आप ध्यान से देखो। ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होते हैं इन अ स्मॉल होल नंबर, छोटे से छोटे होल नंबर में कंबाइन होते हैं बच्चों, कभी भी पार्शियल नहीं होंगे आपके, फ्रैक्शंस में नहीं होता है, दे आर ऑलवेज इन अ स्मॉल होल नंबर। मतलब अगर मैं H2O लिखूं, तो इसमें होल नंबर है, देखो दो H है एक O है, यस सर होल नंबर है। मैं H2O2 लिख दूं, तो यहाँ पे भी होल नंबर में कम है। मैं CO2 लिख दूं, फिर भी होल नंबर है, देखो 1C2O। तो मतलब हमेशा इनका जो रेशियो होगा बच्चों, दैट वुड बी फिक्स, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही होंगे हमेशा ये। तो दे विल कंबाइन बट इन अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। क्या ये चीज क्लियर है? देन इसके बाद में आता है बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये हो गया आपका लॉ ऑफ, देखो बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से लिया हुआ रेफरेंस, ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब यहीं पे एक और रेफरेंस है बच्चों आपके, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट्स, ओके, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन बी कंबाइंड इन मोर देन वन रेशियो आल्सो। मतलब क्या है, देखो अभी ध्यान से समझना, ये बहुत लोगों के सर के ऊपर से चला जाता है, बट आपके सर के ऊपर से ना जाए ये मेरी जिम्मेदारी। तो हमारे पास समझो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, वी हैव टू थिंग्स, ओके, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल कंबाइन टू फॉर्म व्हाट? हाँ सर, आपने ऊपर एग्जांपल लिखा है H2O, हाँ सर, बट तो बराबर है, एकदम परफेक्ट आंसर है, H2O बनेगा। व्हाट इफ और एक एटम, सॉरी, हम लोग यूज करें ऑक्सीजन का, और H और O से ही बने बच्चों H2O2 भी, जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कहते हैं। अब यहाँ पे भी H और O ही लगा है, सॉरी, यहाँ पर भी इफ यू सी H और O ही लगा है, बट यहाँ पर H2O2 बन चुका है। सेम गोज फॉर C एंड O, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, हाँ, सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। तो बच्चों कितना भी एग्जांपल आप देख लो, NO2 NO3 का एग्जांपल ले लो, तो मतलब क्या, एक से ज्यादा फॉर्म में इट इज पॉसिबल, एक से ज्यादा फॉर्म में इट इज पॉसिबल, इसलिए बोलते हैं इसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो जब भी आप मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ते हो बच्चों, आपको कहीं पे ना उसके साइंटिस्ट का नाम दिखता नहीं है, बिकॉज वो थियरी से आया है, डाल्टन एटॉमिक थियरी से। तो इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या ये चीज क्लियर है? तो आप इसे भी लिख सकते हो बच्चों, आई गिव यू अ मिनट, वंस यू आर डन विद दिस, कमेंट में डन या नोटेड लिख सकते हो। वंस यू आर डन बच्चों, कमेंट में डन लिख देना, ठीक है।
सर डिफरेंस किस में डिफरेंस बेटा? यस, टेल मी किस चीज में डिफरेंस चाहते हो? केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। अगर आप पूछ रहे हो H2O और H2O2 में क्या डिफरेंस है, क्या है कांस्टेंट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन? देखो कांस्टेंट प्रोपोर्शन ना एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए होता है। चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बहुत इजी है, ध्यान देना। अब व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या है, फॉर एग्जांपल H2O का एग्जांपल मैंने दिया था ना, तो चलो उससे लेते हैं। H2O में अगर आप देखो बाय मास, अगर आप H/O का रेशियो देखते हो, इसमें 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास होता है 1 अपॉन एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, है ना, एटॉमिक मास लिखा हम लोगों ने। तो इसका अगर मैं रेशियो निकालने की कोशिश करूं तो इट वुड बी 2/16। तो जो बाय मास रेशियो आ रहा है ये 1:8 का आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है बच्चों वो 1:8 का है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो वुड बी 1:8 का रेशियो। सिंपल, राइट, लॉजिकल है। अगर मैं बात करूं बच्चों, ये तो ठीक है, चलिए ये हो गया। अगर मैं बात करूं दूसरे कंपाउंड के बारे में, ओके, ये तो फिक्स्ड है, अच्छा ये हमेशा फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ H2O भी कर दूं या मैं 100 टाइम्स कर दूं, तो भी देखो बात वही है ना कि 2 टाइम्स ऑफ H2O में अगर मैं करूं तो H2O का रेशियो वुड बी, ओके, थोड़ा देखना, यहाँ पे हो जाए 2 के जगह पे बच्चों 4H है, यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 O है आपके पास में, तो 2 टाइम्स ऑफ 16। अब इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो व्हाट यू कैन सी बच्चों, 4 1 2 1 2 2 2 1 2 और 16 फिर 1:8 आ जाएगा, राइट है। तो ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा 1:8 का। आई होप इट इज क्लियर। तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बट यहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका प्रोपोर्शन में बच्चों क्या कहता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन से क्या हो रहा है, ये भी लिख देता हूँ। मल्टीपल प्रोपोर्शन जब हम लोग कर रहे हैं तो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व ओवर हियर इज बच्चों, मल्टीपल प्रोपोर्शन के केस में कि जब ये कंबाइन हो रहे हैं, दे आर कंबाइनिंग, फॉर श्योर दे आर कंबाइनिंग, बट जब दे आर कंबाइनिंग वो एक से ज्यादा रेशियो में हो सकते हैं। मतलब अगर H2O बन रहा है तो उसका रेशियो बना 1:8, आपने निकाला। अगर H2O2 बने, देखो एक से ज्यादा रेशियो में भी हो सकता है। क्या बनेगा अब इसका रेशियो, क्या बनेगा, तो इसमें होगा 2 हाइड्रोजन ऊपर है, 2 ऑक्सीजन नीचे है, 2 कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे चलो नहीं करोगे कैंसिल आउट, 2 1 2 कर दो और 2 × 16 कर दो। अब यहाँ से कैंसिल आउट हो गए दोनों, बचा 1/16। तो इसका जो रेशियो बन रहा है H2O2 के केस में, H/O का रेशियो दैट इज 1:16। समझ रहे हो? तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन ना, एक से ज्यादा हो रहा है कि नहीं। देखो H/O का जो रेशियो आया यहाँ पर बाय मास इट इज 1:8, इस केस में H/O का जो रेशियो आया बच्चों दैट इज 1:16। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है हमारा, उसमें मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि H और O कंबाइन हो रहे हैं 1:8 के लिए भी, 1:16 के लिए भी। तो इट इज मोर देन वन फॉर्म, राइट। तो इट इज योर मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक से ज्यादा प्रोपोर्शन मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन बच्चों, आप लोग नोट कर सकते हो इसे, आपके स्क्रीन पर दे दिया गया है, जल्दी से नोट कर लो इसे, ठीक है। आई होप यहाँ तक का पार्ट अगर आप लोगों को क्लियर है तो क्लियर लिख सकते हो बच्चों। अगर कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। हेलो प्रदीप, वेलकम, गुड इवनिंग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एटम्स हमेशा बच्चों मॉलिक्यूल्स बनाने की कोशिश करते हैं टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल, ठीक है। तो जब भी एटम्स के कॉम्बिनेशन होते हैं बच्चों, ओके, तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब याद रख लेना बच्चों कि मॉलिक्यूल क्या है, इट इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। इट इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर सिंपलर एटम्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस। मैंने आप लोगों को बोला है नोबल गैसेस को छोड़ के, बिकॉज़ नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक इन नेचर। नोबल गैसेस हमेशा मोनोएटॉमिक होते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ओके, बट कौन नहीं कर सकते, बाकी सब एटम्स, ओके, वो नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको O2 का एग्जांपल दिया बच्चों, O2 है, O3 है, P4 है। तो ये देखो, अगर आप नंबर्स देख रहे हो अगर आप, तो व्हाट यू कैन सी कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर रहा है बट 2 एटम्स है, जैसे बोले डायटॉमिक है ये।
O3 में बच्चों ये हो गया O2 में डायटोमिक। O3 में अगर आप देखो बच्चों तो इसमें 3 एटम्स है, ये हो गया ट्राइएटॉमिक। P4 में फॉस्फोरस P4 एग्जिस्ट करता है, 4 एटम्स है, तो इससे आप लोग क्या कहोगे बच्चों, टेट्राएटॉमिक। इससे ज्यादा अगर आपको देखने मिल रहा है बोलो पॉलीएटॉमिक। जैसे S8 का एग्जांपल, S8 है सल्फर, वो क्या करता है बच्चों, पॉलीएटॉमिक होता है। पॉली मतलब मेनी, एटॉमिक मतलब एटम्स ज्यादा होता है। ऑक्टाएटॉमिक भी लिख के आ जाता है बच्चे, चलेगा। तो इट इज पॉलीएटॉमिक इन नेचर, मतलब एक से मतलब 3-4 से भी ज्यादा एटम्स है तो आप पॉलीएटॉमिक एटम्स कह सकते हो उसे। इवन आप P4 को भी बोल सकते हो पॉलीएटॉमिक, ये ज्यादा है उसमें एटम्स। क्लियर है? ऐसा अगर आपने देखा जाए तो डाई, ट्राई, टेट्रा एंड आप ऐसे बढ़ा सकते हो। हेलो सनातनी गर्ल, वेलकम। ठीक है, इसे भी अगर आपको नोट करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन टेक इट बच्चों। ठीक है, और ये जो भी हम लोग नंबर्स बोल रहे हैं ना कि कितने एटम्स लगने वाले टू फॉर्म मॉलिक्यूल बच्चों, इट इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी, याद रख लेना ये। अब मैंने आपको कुछ ना लॉज बताए इनिशियली, मैंने आप लोगों को कुछ लॉज बताए जिसको समझते हुए हम लोग बोल रहे थे कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है बच्चों तो उसमें कुछ लॉज होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट वाज गिवन बाय एंटनी लेवेजर बच्चों। इन्होंने क्या कहा कि द लॉ स्टेट्स दैट द मास विल रिमेन कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन जो मास है बच्चों वो सेम रहेगा। मतलब क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन करते हैं बच्चों से बोलते हैं रिएक्टेंट, शुड बी इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन मास सेम होना चाहिए। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो रिएक्शन अगर केमिकल हो रहा है फिर भी उसमें मास कहीं पे जाना नहीं चाहिए। देन सेकंड लॉ जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया बच्चों, इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय जोसेफ एल प्राउस्ट, या फिर आप जे प्राउस्ट भी लिखते हो। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि जब भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं एलिमेंट के, ओके, वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में बनते हैं बच्चों बाय मास। एग्जांपल मैंने आप लोगों को अभी वाटर का दिया था। H2O के केस में अगर आप देखो बच्चों तो H2O का जो रेशियो था इट इज कांस्टेंट, दैट इज 1:8 के रेशियो में हमेशा इट वुड बी 1:8 का रेशियो एंड इट वुड बी फिक्स्ड। आई होप इट इज क्लियर। देन आता है बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देन आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दिस वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। अब आप लोगों ने देखा डाल्टन एटॉमिक थियरी में आपने देखा था कि ये लास्ट स्टेटमेंट था कि whenever atoms are combining together to form a new what we say compound, okay, तो आप क्या देख सकते हो कि मोर देन वन रेशियो में वो आ सकते हैं। एग्जांपल्स मैंने क्या दिया आप लोगों को, जैसे H और O के लिए H2O और H2O2 हो सकता है, CO2 CO हो सकता है। तो ये सब एग्जांपल्स है बच्चों मल्टीपल प्रोपोर्शन के, है ना। तो ऐसे एक से ज्यादा फॉर्म में भी कंबाइन हो सकते हैं एटम्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, तो इसे बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आप लोग बच्चों मैं एक एक करके आपको तीनों लॉज दिखा देता हूं। आप उसके चाहो तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो या फिर आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कंजर्वेशन ऑफ मास है, मतलब बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन आपका जो मास होगा के रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट्स का वो फिक्स होगा, ये कांस्टेंट होगा। एंड अगर हम लोग इसके बाद वाला लॉ देखें बच्चों तो इट स्टेट्स law of conservation of constant proportion, law of conservation है, law of constant proportion, it was given by Joseph L. Proust बच्चों। ये लॉ बताता है कि केमिकल कंपाउंड्स अगर बन रहे हैं तो वो एक रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो में बनते हैं हमेशा बाय मास। तो whenever they combine in a fixed ratio and that would be a constant ratio throughout। ठीक है, एंड देन बच्चों लास्ट जो लॉ है जो आपके बुक में यूजुअली देखने नहीं मिलता है, दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये स्टेट करता है कि एक से ज्यादा फॉर्म में भी, मतलब एक से ज्यादा रेशियो में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स अगर आप कंसीडर करो। अब ये सब जगह पे एप्लीकेबल है बच्चों। आप शुगर का फॉर्मूला निकाल रहे हो या फिर आप डेक्सट्रोज, फ्रक्टोज, अलग अलग टाइप के शुगर देख रहे हो तो उसमें भी यही चीज एप्लीकेबल। तो आई होप इट इज क्लियर। तो जल्दी से नोट कर लो इसे। वंस यू आर डन बच्चों, नोटेड या फिर डन लिख सकते हो।
आई होप बच्चों यहाँ तक कपट आपको क्लियर होगा। मेरे को डाउट है, हाँ मनोज पूछो। हेलो आर्ट एंड स्टडीज, आर्ट्स एंड स्टडीज, वेलकम। ठीक है, अब देखो केमिकल फॉर्मूला जो हम लोग देखते हैं बच्चों, वो एग्जैक्टली होता क्या पहले वो समझेंगे। जो केमिकल फॉर्मूला इज अ रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन किसका, एक केमिकल कंपाउंड का इन सिंबॉलिक फॉर्म, इन सिंबॉलिक फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म। हमेशा अगर हम लोग पूरा का पूरा नाम लिखते बैठे, कैल्शियम नाइट्रेट लिख रहे, पोटेशियम नाइट्रेट लिख रहे, अमोनियम नाइट्रेट लिख रहे, तो ये बहुत बड़ा नाम हो जाता है। उसके जगह पे क्यों ना हम एक कंडेंस्ड फॉर्मूला बनाए और वो फॉर्मूला हर जगह पे यूज करें। सो केमिकल फॉर्मूला क्या करता है बच्चों, नंबर और टाइप्स ऑफ एटम जो प्रेजेंट है उसमें वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम नाइट्रेट में क्या क्या है, कौन से एलिमेंट्स हैं। ओके, पहला कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। सर क्लियर, कितना कैल्शियम है, एक कैल्शियम है, कितना नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन है। तो कैसे पता चला सर आपको, नंबर देखकर, एक कैल्शियम, दो नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन। ये केमिकल फॉर्मूला से पता चलता है हमें कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चलेगा हमें बच्चे कि कितने एटम्स है, कितने कितने एलिमेंट्स के, कौन से एलिमेंट्स के। ठीक है, सर मैं अभी आया हूं, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। देखो मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस में भी आई एम टीचिंग केमिस्ट्री फॉर क्लास 9। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो अभी हम लोग वन शॉट में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है मनोज, ओके। अब तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप वाटर का देखो तो H2O है। अब अगर सोडियम क्लोराइड का देखो, इट इज NaCl। मतलब हम लोग जब भी कोई फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, ओके, उसमें हम लोगों को एक बहुत बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए, दैट इज कि कितने एटम्स एक पर्टिकुलर आयन दे सकता है या फिर ले सकता है या फिर शेयर कर सकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट आयंस, जो मैंने बोला ना एग्जिस्टेंस दो तरीके से, मॉलिक्यूल्स एलिमेंट एंड आयंस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट आयंस बच्चों, आयंस में याद रख लेना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट और एक्सेप्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट और एक्सेप्ट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम के केस में बच्चों, इट हैज प्रोटॉन्स 11, इलेक्ट्रॉन्स 11। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2,8,1। अगर आप क्लोरीन का कंसीडर करो बच्चों, क्लोरीन के केस में क्लोरीन का प्रोटॉन्स होते हैं 17, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिमिलरली 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे रखा गया है, इट इज 2,8,7। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, सोडियम के पास में लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्लोरीन के पास कम है, तो सोडियम विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बच्चों, सोडियम से वो बन जाएगा सोडियम आयन। बस प्रोटॉन तो 11 ही है अभी भी, बट इलेक्ट्रॉन 10 हो गए बच्चों, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा फॉर सोडियम आयन बच्चों, इट वुड बी 2,8। ये पॉजिटिव आयन क्यों बना, बस नेगेटिविटी चली गई है इसमें से। क्लोरीन के केस में क्या हुआ है, क्लोरीन ने गेन किया है इलेक्ट्रॉन बच्चों, जिससे वजह से प्रोटीन तो 7, प्रोटॉन तो 17 ही है, इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो 18 हो चुका है अभी। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों, दैट वुड बी 2,8,8। इसका मतलब क्लोरीन हैज गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसे बोलते हैं वैलेंसी बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं टू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे बोलते हैं ओके वैलेंसी। वैलेंसी का मेरा एक वन शॉट लेक्चर है इसी चैनल पर। अगर आपको वैलेंसी के बारे में नहीं पता बच्चों, वो वन शॉट लेक्चर जरूर देखना, उसमें पूरा वैलेंसी क्लियर होते हैं। तो इसने एक दिया, इसने एक लिया, राइट। तो यहाँ पर बच्चों एक देने और एक लेने से क्या हुआ है, बेसिकली एक कंपाउंड बन चुका है। तो NaCl बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया बच्चों, Na+ और Cl- में देखा हम लोगों ने उसकी वैलेंसी क्या थी, एंड जो भी वैलेंसी था बच्चों उसको हम लोगों ने ट्रेस क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बेटा देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिकली मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिफरेंट शेल्स में रखा गया। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोग पढ़ने वाले हैं। वैसे वैलेंसी जब मैंने पढ़ा है, मैंने ये चीज डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। इफ यू वांट टू नो दैट प्लीज वो लेक्चर देख लेना एक बार, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखो बच्चों, 3 डिफरेंट चीजें दी गई है, ओके, कंपाउंड दिए गए हैं, मैं बोलूंगा एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया हुआ है, सोडियम सल्फाइड दिया हुआ है बच्चों, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। एक एक करके हम लोग चीजों को समझेंगे। एल्यूमिनियम में बच्चों 3 वैलेंसी होता है, एल्यूमिनियम का 3, क्लोरीन का 1। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला निकाल रहे हैं AlCl3। सिमिलरली सोडियम में, ओके, सोडियम में क्या होता है बच्चों, सोडियम में सोडियम का होता है 1 वैलेंसी और सल्फर का होता है 2 वैलेंसी। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा Na2S।
व्हेन वी टॉक अबाउट MgOH ट्वाइस बच्चों, अगर आप देखो तो Mg का भी 2 होता है बच्चों, OH का 1 होता है, तो इट विल बी MgOH ट्वाइस। तो ये हो गया बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आई होप इट इज क्लियर। आयंस क्या होते हैं, अच्छा आपने आयंस भी नहीं पढ़ा है। ये देखो चैप्टर वन शॉट जब पढ़ते हो ना आप लोग, याद रख लेना, वन शॉट रिवीजन तभी पॉसिबल होता है जब आपने चैप्टर पढ़ा हो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने समझो देखा नहीं होगा प्रीवियस लेक्चर, या आपने वैलेंसी समझी नहीं होगी बिकॉज वो एक्स्ट्रा था चैप्टर में। बट समझना इस चीज को क्या कहते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए था मेरे हिसाब से। मैंने लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया, अगर आपने नहीं देखा रिकॉर्डिंग्स प्लीज चेक करो, ठीक है। आई होप इतना पार्ट क्लियर है सबको। वैलेंसी मैंने एक्सप्लेन किया बच्चों से, एक बार जाके प्लीज चेक कर लेना। और जिनको आयंस नहीं पता, मेरे आयनिक कंपाउंड का और कोवेलेंट कंपाउंड का एक लेक्चर है, उसे भी जरूर देखना। यस क्रिकेट फैन RNS शॉर्ट्स, इतना बड़ा नाम, गुड इवनिंग, ठीक है। अब अगर आप इनके 3D मॉडल्स को देखो, ये हो गया KCl, AlCl3, ओके, और NaCl। अब ये क्या क्या नाम है सर, ये है हमारा, ओके, ये क्या है बच्चों हमारा, ये पोटेशियम क्लोराइड है, राइट है। ये क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, और ये सोडियम क्लोराइड है। तो ये केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, है ना, सिंपल। अब जिनको वैलेंसी नहीं पता बच्चों, इट इज द कंबाइनिंग पावर बेसिकली। व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर, कि वो कैसे कंबाइन हो सकता है दूसरों के साथ में, ओके। सो दैट याद रख लेना बच्चों, सो दैट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं, ठीक है। एलिमेंट्स कंबाइन होते ही है बच्चों, ओके, एलिमेंट्स कंबाइन होते ही है सो दैट वो वैलेंसी सेटिस्फाई कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैलेंसी के ऊपर वन शॉट मैंने पूरा लिया ना। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, 1 है, ऑक्सीजन का 2 है। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना है, तो एक और हाइड्रोजन उसको शेयर करवाएगा। अब जिनको नहीं पता व्हाट इज शेयरिंग बच्चों, देखो ऑक्सीजन के पास में लास्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, मैंने ऐसे बना दिया। और हाइड्रोजन के पास में बच्चों, या फिर मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, बेटर ये होगा। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एक और इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। आप चाहो तो इसको डॉट एंड क्रॉस से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, एच करके क्रॉस कर दो, एच करके क्रॉस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान देना बच्चों, इफ यू ऑब्जर्व व्हाट यू कैन नोटिस ओवर हियर इज कि हाइड्रोजन के 2 वैलेंसीज कंप्लीट हुए, मतलब डुप्लेट बोलते हैं जिससे हम लोग, और ऑक्सीजन के 8 पूरे इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए, मतलब इसको ऑक्टेट बोलते हैं। तो व्हेनेवर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बच्चों, वो 2 तरीके से हो सकता है, एक बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर और ओके डोनेटिंग, डोनेट कर कर, या एक्सेप्ट कर कर, एक्सेप्ट कर कर इलेक्ट्रॉन्स। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, तो वो टाइप के बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। एंड जब ऐसा होता है बच्चों, इसे बोलते हैं आयंस बनना, या फिर आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। सो मॉलिक्यूल और कंपाउंड सेम होता है। तो ये कंफ्यूजन और कितने लोगों को है, लेट मी नो, कितने लोगों को सेम डाउट है कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड सेम होते हैं। बिकॉज ये एक कॉमन चीज है जो कि सबको आता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि किसी नाम नहीं पता है, बहुत सारा बड़ा नाम है क्रिकेट फैन, ये डाउट पूछा है। देखो स्टार्टिंग में भी मैंने बोला कि मॉलिक्यूल क्या होता है। पहले देखो मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है ना, इसका भी मॉलिक्यूल बने, इसका भी मॉलिक्यूल है, इसलिए जो रिप्रेजेंटेशन है ये मॉलिक्यूल का। अब ये और ये, या फिर NaCl, ये भी मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, देखो एटम्स एग्जिस्ट ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में करते हैं, नोबल गैसेस को छोड़ दो, एटम्स कंबाइन हो जाएगा तो मॉलिक्यूल बनता है। कंपाउंड क्या होता है, देखो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला आपको, अगर मुझे मॉलिक्यूल बनाना है, तो मॉलिक्यूल में क्या मैं लिख सकता हूँ, H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल है, और H2O भी मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, बेसिकली एटम्स आर कंबाइनिंग, वो सिमिलर हो या डिफरेंट हो डजंट मैटर, सिमिलर हो या डिफरेंट हो डजंट मैटर, एटम्स कंबाइन होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर रुद्र, है ना। अब क्या है, ध्यान देना, व्हाट इज अ कंपाउंड नाउ। कंपाउंड क्या होता है बच्चों, कंपाउंड इज एक्चुअली जब एलिमेंट एंड एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, जब एलिमेंट और एक और एलिमेंट कंबाइन होते हैं टुगेदर, दे फॉर्म अ कंपाउंड। लेकिन ये दोनों एलिमेंट अलग होने चाहिए, ये दोनों एलिमेंट अलग होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन ले लो और ऑक्सीजन ले लो, नंबर्स कितने भी हो,
नंबर्स कितने भी हो। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो अभी कंपाउंड जैसे फॉर एग्जांपल H2O भी एक कंपाउंड है, H2O2 भी एक कंपाउंड है। कंपाउंड बच्चों एटम्स डिफरेंट होने पर बनते हैं। ओके, और इस कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाया जा सकता है। आप समझ रहे हो, कॉज एटम एग्जिस्ट ही करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में। लॉजिक क्लियर है। कंपाउंड कब बोला जाएगा, जैसे देखो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, बट किसका मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है एलिमेंट का, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। आज लेक्चर के स्टार्ट में ये पढ़ा है मैंने, ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। विच एलिमेंट, हाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिख दूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एलिमेंट को सिमिलर है ना, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। अब ये क्या है, ये भी मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल किसका है, क्या ये एलिमेंट का है। अब सर एलिमेंट अगर लिख दूंगा तो विवाद हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट तो दो है ना इसमें, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट तो नहीं कह सकता। तो जब एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल है बट किसका, कंपाउंड का, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। लॉजिकली क्लियर है बच्चों। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कौन सा होता है, जब सिमिलर एटम्स कंबाइन होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं इन अ गिवन नंबर। तो ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। क्या जितने बच्चे क्लास में हैं अभी, क्या आप लोगों को समझ में आया है मैंने क्या बोला। तो चलो मैं एक ना यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखूंगा। ओके, आप मुझे बताना वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। अगर आप बता पाते हो बच्चों तो वेरी गुड, ठीक है। तो लिखूं मैं, क्या ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है या कंपाउंड है, क्या लगता है, क्या ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है या कंपाउंड है। मॉलिक्यूल है कंफर्म, नंबर लिख दिया आगे मतलब मॉलिक्यूल है, एक से ज्यादा आइटम है मॉलिक्यूल है। क्या ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है या कंपाउंड है, किसका मॉलिक्यूल है, थोड़ा सोचो और बताओ। अगर मॉलिक्यूल है तो किसका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये मॉलिक्यूल है ऑफ एलिमेंट। अगर मैं लिखूं SO2 एग्जांपल, अब ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, अब ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है या कंपाउंड है, थोड़ा सोचो। अब क्या ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है या फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, देखना और बताना। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या रुद्र ये चीज क्लियर है, सिंपल है कि नहीं। कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस समझ में आया। मॉलिक्यूल कंपाउंड का भी हो सकता है, एलिमेंट का भी हो सकता है। नोट इट डाउन बच्चों, स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप लोग चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कॉमन वैलेंसीज के बारे में बात करें बच्चों, तो वैलेंसीज ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 1 होता है। ऑक्सीजन, सल्फर का अगर वैलेंसीज देखो तो ये 2 होता है। नाइट्रोजन का, कार्बन का देख लो तो 3 और 4 होता है। तो सबके अलग अलग वैलेंसीज होते हैं, और वैलेंसीज के हिसाब से आप लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बनाते हो। वैलेंसी का वन शॉट रिवीजन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई नो मैंने 2-3 बार बता चुका ऑलरेडी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों। वैलेंसी का ऑलरेडी वन शॉट रिवीजन मैंने इसी चैनल पर लिया हुआ है। तो आई वांट बच्चों, तो प्लीज आप लोग क्या करो कि इस व्हाट वी से वैलेंसी वाले लेक्चर को जरूर देख लेना। ओके, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और वैलेंसी के बेसिस पर ही बच्चों हम लोग कंपाउंड्स बना सकते हैं, ओके, या मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। देखो या HCl बना है, H2O बना है, NH3 बना है, क्यों बना है, वैलेंसीज के बेसिस पर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे समझो सोडियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, दोनों के फॉर्मूला अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज़ वैलेंसीज अलग अलग है। आप समझ रहे हो बच्चों। देखो जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आपने वैलेंसी पढ़ा है तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो देखो 1 2 3 4, कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड है, हाँ सर। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, 1 2, राइट है। इस ऑक्सीजन के लिए 1
2 नहीं है तो 2 खाली है, इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 खाली है। अब सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सोडियम से बॉन्ड करता है, ये भी सोडियम से बॉन्ड करता है, और इन लोगों का वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाता है। लॉजिकल है बच्चों। सिमिलरली अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए देखो, तो कार्बन का तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है 1 2 3 4, है ना, बट क्या है, ऑक्सीजन का ये वैलेंसी सेटिस्फाइड है, बट इसका एक बॉन्ड फ्री है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, मैग्नीशियम देगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, मैग्नीशियम देगा, तो ये बनेगा ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग। बताओ क्या सर +2 एंड 2+, हाँ आपको चलता है, अगर आप Na या चलो Mg के लिए 2+ बोल रहे हो ना, तो Mg के लिए होगा, Mg के लिए आप 2+ या फिर +2 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, यू कैन राइट इट। डन। अब वैलेंसीज के केस में देखो बच्चों, ओके, अब सोडियम ने, ओके, अगर आप सोडियम को स्टार्टिंग से देखो, रुको मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। अब इसे ना, यहाँ पे मैंने टाइम को फ्रीज कर दिया थोड़ा, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज बन रहा हूँ, राइट है, टाइम स्टॉप कर दिया हम लोगों ने, और टाइम स्टॉप करके हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर आगे अगर आप देखो तो सोडियम है और ये क्लोरीन है। अब इसमें हो क्या रहा है, ओके, सोडियम के पास में अगर आप अच्छे से चेक करो तो क्या है, सोडियम के पास में 3 शेल्स है, इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 1, है ना इलेक्ट्रॉन, देखो चेक करो, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के केस में बच्चों पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आपको पता है सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, ओके, इट इज 17, तो एटॉमिक नंबर जो जितना होता है उतना ही प्रोटॉन का नंबर भी होता है बच्चों, इट इज 17, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम होता है, इट इज 17, और बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बच्चों, इट इज 2, 8, ओहो मैंने 17 लिख दिया, आई एम सो सॉरी, मैंने क्लोरीन का लिख दिया, 11 होगा बच्चों, सॉरी फॉर दैट। तो इट इज 11 11 11 एंड 2, 8, 1, राइट। सेम क्लोरीन के लिए अगर हम लोग करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो प्रोटॉन भी सेम होगा 17, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम के लिए 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा बच्चों उसे बोलते हैं 2, 8, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेसिकली हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे रखे गए। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, याद रख लेना, आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जिसे बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जिसने भी वैलेंसी का लेक्चर नहीं देखा उनके लिए, आउटर मोस्ट शेल में क्या सोडियम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, इसका ये वाला शेल तो सेटिस्फाइड है, तो बाहर का तो शेल निकल जाएगा। एंड क्लोरीन के पास में 7 ऑलरेडी है, ये एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसको अगर, तो इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। सोडियम बोलेगा देखो क्लोरीन मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मैं तुम्हें देता हूं, ओके, तो दिया और ये गया। अगर आप देखो बच्चों, अभी ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए इस चेहरे को, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसको मिला है, इसको मिला है, मतलब यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन गिन किया तो इसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज, देखो आया, देखो पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो पॉजिटिव चार्ज, जिसने एक्सेप्ट किया वो नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है बच्चों से आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। क्या ये चीज क्लियर है बच्चों? तो आयंस में जब भी बॉन्डिंग होगा उसे आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। याद रख लेना बच्चों, कटायंस जो होते हैं, या फिर चलो आप बोलो पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं बच्चों कटायंस, उन्हें हम लोग कहते हैं कटायंस, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं बच्चों उसे हम लोग कहते हैं अनायंस। याद नहीं होता कटायंस पॉजिटिव है या अनायंस पॉजिटिव है बच्चों, एकदम सिंपल तरीका है। बोलो बच्चों, यहाँ पे आपको कैट दिख रही है, क्या यहाँ पर आपको कैट दिख रही है? हाँ सर दिख रही है, इसके लिए ट्रिक है क्या सर? यस है ना। बोलो कैट के पास क्या होता है? कैट के पास कुछ नहीं होता है, कैट के पास होता है पॉ, पॉ होता है बच्चों, है ना, कैट के पास होता है पॉ, पॉजिटिव, याद रहेगा। स्पेलिंग पॉजिटिव गलत है बेटा, वो तो ट्रिक के लिए है, असली में तो वो होगा पॉजिटिव, असली में तो होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कटायंस आर पॉजिटिव,
व्हाट अबाउट अनायंस देन? अरे बेटा अगर वो पॉजिटिव है तो ये तो नेगेटिव हो गया ना, तो ये होते हैं नेगेटिव। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल जानना चाहते हैं हम। अरे लिखो ना, हर मेटल में पॉजिटिव देखेंगे बच्चों, तो सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस। सर ये सबके ऊपर अलग अलग प्लस क्यों लिख रहे हो? सेम प्लस लिख सकते थे ना। देखो बेटा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक पॉजिटिव है। ओके, मैग्नीशियम 2 कर सकता है, उसके पास 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। एल्यूमिनियम 3 कर सकता है, तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों, ओके, अगर मैं बात करूं अनायंस के बारे में, तो इसमें बच्चों आएगा क्लोरीन। ओके, देन हम लोग ले सकते हैं ऑक्सीजन 2 माइनस एंड सो ऑन। राइट, लॉजिकल है बच्चों। ओके, नाइट्रोजन ले लो उसके बाद में 3 के लिए एंड सो ऑन। मतलब क्या, जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो नेगेटिव बढ़ेगा बच्चों, और इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो बच्चों प्लस बढ़ेगा। लॉजिकल है, नेगेटिविटी जाएगी तो पॉजिटिविटी आएगी, यस और नो? तो मेटल्स में होता है, मेटल्स में नेगेटिविटी जाती है, पॉजिटिविटी आती है। नॉन मेटल्स में नेगेटिविटी आती है, तो नेगेटिविटी चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब नेगेटिविटी आ रहा है। तो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन बच्चों, जल्दी से नोट कर लो इसे। हाय सर, फिर से रेणु देवी, फिर से क्यों हाय सर? आप तो हो ना क्लास में कभी से, तो हाय सर क्यों? ठीक है, देखो बच्चों, दीज आर दी कॉमन वैलेंसीज जो देखने मिलते हैं। ओके, दीज आर दी कॉमन वैलेंसीज जो देखने मिलते हैं बच्चों। जब भी आप लोग वैलेंसीज को देखोगे, जैसे यहाँ पर, तो अमोनियम का वैलेंसी, सोडियम का वैलेंसी, मैग्नीशियम आयन का वैलेंसी, एल्यूमिनियम का वैलेंसी, सभी के वैलेंसी यहाँ पे दिए गए। दीज आर दी कॉमन वैलेंसीज। ओके, हेलो रिहान, वेलकम। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग लिख सकते हो वैलेंसीज। अगेन वन शॉट रिवीजन में ज्यादा क्लियर होगी बच्चों। तो एलिमेंटल फॉर्म में अगर आप देखो बच्चों, एटम्स के या उनके आयंस के वैलेंसीज आप देख सकते हो। कुछ कुछ आयंस ऐसे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, जो सिंपली सिंगल फॉर्म में, ओके, मोनोएटॉमिक आयंस है, ओके, जिनका आप लोग देख सकते हो। इसमें पॉलीएटॉमिक आयंस भी होते हैं, ओके, अगर आप यहाँ पर चेक कर रहे हो तो आपको पॉलीएटॉमिक आयंस भी देखने मिलेंगे। ठीक है, नॉन मेटल बेटा, हाइड्रोजन को प्लेस किया जाता है मेटल्स के साथ में कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से, बट वो होता है नॉन मेटल। ठीक है, क्लियर है बच्चों? सो जब भी केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हो बच्चों, भले वो आप मेटल नॉन मेटल के बीच में लिखो या नॉन मेटल के बीच में लिखो, आपको सिर्फ चेक करना उसके वैलेंसी। बिना वैलेंसी के आप लोग उसके केमिकल फॉर्मूलाज गलत लिख दोगे। ठीक है, तो हमेशा याद रख लेना बच्चों, जो सिंबॉलिक नेम होगा वो मेटल का पहले लिखा जाता है। जैसे अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मुझे लिखना है फॉर एग्जाम्पल, तो देखो कैल्शियम इज अ मेटल, तो मेटल पहले आना चाहिए, नॉन मेटल्स बाद में आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं समझो NO2 लिख रहा हूँ, ओके, अब इसमें मेटल नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। जब भी देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ मेटल, ओके, जैसे नॉर्मली आयनिक कंपाउंड्स में, तो मेटल्स को पहले लिखा जाता है। आई होप इट इज क्लियर। तो केमिकल फॉर्मूला लिखते समय बच्चों चार्जेस बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप। ओके, सबसे पहली चीज। देन जब भी पॉलीएटॉमिक आयंस होंगे बच्चों, उसमें भी बच्चों आप लोगों को अगर एक से ज्यादा आयंस है, जैसे MgOH में बच्चों मैग्नीशियम के साथ में 2 हाइड्रोक्साइड आयंस जुड़ते हैं, तो अगर ऐसा कोई केस बनता है जिसमें एक से ज्यादा आयंस है, पॉलीएटॉमिक आयंस, तो उसमें क्या करोगे बच्चों कि Mg के साथ में आप लिखोगे, बट उसको ब्रैकेट में लिखोगे कितने टाइम्स है। OH ट्वाइस है तो ट्वाइस लिखोगे, ओके, थ्राइस है तो 3 लिखोगे। आई होप इट इज क्लियर। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? तो बच्चों अमिडियो एवोगैड्रो ने भी ऐसे ही बोला है, एक मॉलिक्यूल है बच्चों, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ला सकता है। एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ये हम लोगों को पता है ना बच्चों। एटम्स का अगर आप देखो, हाँ, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक हो सकता है, बट मॉलिक्यूल एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है बच्चों जो दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम्स आर नॉट कैपेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना।
एक्सेप्ट नोबल गैसेस बच्चों, कोई भी एटम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता इंडिपेंडेंटली, ये चीज एवोगैड्रो ने बताया। लोगों ने पूछा चलो ठीक है फिर बताओ ना एक एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो उन्होंने बोला देखो एक एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू दी 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर आपके पास में कार्बन 12 एटम है, आपको अगर एक एएमयू फाइंड आउट करना है तो इसका एक सिंगल यूनिट लेना है आप लोग। दिस इज अ रिलेटिव मास वाला कॉन्सेप्ट, बच्चे याद रख लेना, दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, ये रिलेटिव है, मतलब हर एक एलिमेंट का जो मास हम लोग कंसीडर करेंगे बच्चों विद रेस्पेक्ट टू कार्बन 12 के मास से करेंगे। तो व्हाट इज रिलेटिव मास या फिर व्हाट इज वन एटॉमिक मास यूनिट बच्चों, इट इज 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो रिलेटिव मासेस जब भी एलिमेंट्स का डिफाइन करते हो बच्चों, वो ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 से करते हो, कार्बन 12 से कंपैरिजन करते हो बच्चों, क्लियर है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मासेस जब भी आपको निकालना होता है बच्चों याद रख लेना, आपको उसके एटॉमिक मासेस के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, ओके। जैसे अगर आपके पास में हाइड्रोजन है फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगर H2O का निकालना है बच्चों, हम बोल सकते हैं इसमें 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हो बच्चों, आप तो सिंपली कैसे निकाल सकते हो, इट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ 1 एटॉमिक मास ऑफ ये प्लस 1 टाइम ऑफ 16, तो इट वुड बी 2 + 16, तो इट वुड बी 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है सबको। सिमिलरली अगर कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो इसमें एक कार्बन है सर प्लस कितना हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है सॉरी, 2 ऑक्सीजन है, तो लिख दो कार्बन का होता है 12, 1 × 12 प्लस 2 × 16, राइट, इट वुड बी 12 प्लस 32, राइट बच्चों, ऐड कर दो 44 AMU या फिर U, आप AMU या फिर U लिख सकते हो, क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर, लॉजिकल है बच्चों, है ना। तो यहां तक के पार्ट में किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लेना मुझे, ठीक है। तो अगर आप देखो बच्चों दीज आर दी एटॉमिक मासेस, ओके, या मास नंबर्स और एटॉमिक नंबर, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। न्यू सब्सक्राइबर्स आर वेलकम, केसी वेलकम टू द क्लास। तो आप इसे लिख भी सकते हो बच्चों या फिर आप इसको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तो भी चलेगा। ठीक है, आई होप यहां तक का पार्ट हो गया होगा। अच्छा एक क्वेश्चन क्या लिखा है, रुद्र ने, सर वाई कार्बन 12 सर फॉर AMU प्लीज टेल मी सर, ओके अच्छा ठीक है। तो देखो कार्बन 12 का इसमें वो भी डिबेट था कि हाइड्रोजन भी तो ले सकते हैं। देखो इसका जो मास होता है ना इट इज वेरी क्लोज टू AMU, मतलब 12 ही होता है, तो उसको रिलेटिव मास बनाना इजी है, उसका 1/12 पार्ट करेंगे तो कोई डेसिमल्स में नहीं आएगा, पहला पार्ट ये है। और कार्बन 12 एटम जो है ना पूरे कार्बन के सभी आइसोटोप्स में से 98% मिलने वाला कार्बन है, आप समझ रहे हो, इसलिए कार्बन को लेना प्रेफरेबल है, बस नेचर में सबसे ज्यादा देखने मिल रहा है आप लोगों को, ओके, आइसोटोप ये वाला कार्बन 12 का। ऐसे हाइड्रोजन देखने जाओगे तो उसके 3 आइसोटोप्स अलग अलग है, डिफरेंट रेशियोज में है, इसलिए, ठीक है। तो कार्बन 12 नॉर्मल, ऐसे ही क्वेश्चन भी आता है वैसे, क्या ये चीज क्लियर है। तो कार्बन 12 जो है वो सबसे अबेंडेंट व्हाट इज आइसोटोप है, एट द सेम टाइम उसका जो एटॉमिक मास यूनिट है उससे मास से बहुत क्लोजली मैच करता है, तो डेसिमल्स में नहीं आता, तो उसका अगर आप 12th पार्ट भी निकालोगे तो वो सिंगल यूनिट में ही आएगा, 12 का 1/12 वुड बी 1, इसलिए, ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या होता है, प्लीज बता दीजिए। देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अगर आप केमिस्ट्री के बारे में बात करो तो कार्बन रिलेटेड कार्बन नॉन रिलेटेड चीजें आप अगर पढ़ते हो तो उसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कहते हैं। इन जनरल अगर आप देखो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स के बारे में आप जब पढ़ते हो, ओके, या फिर कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में आप पढ़ते हो तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट हो जाता है। इनऑर्गेनिक के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स को छोड़ के जो बचे हैं उन्हें इनऑर्गेनिक चीजों में लेते हैं,
इसके भी आगे जाके बहुत ज्यादा बाइफर्केशन से फिर एनालिटिकल होगा, ये होगा, लेकिन बेसिक डिफरेंस आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये निकाल सकते हो, कार्बन कंपाउंड्स या नॉन कार्बन कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक चीज है या इनऑर्गेनिक चीज है, आप वैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो आई होप यहाँ तक का सबको क्लियर है। ओके, देखो बच्चों, अगर आपने अभी तक एम्बाइब का वीएलई ऐप डाउनलोड नहीं किया है, यू कैन डाउनलोड दी ऐप बच्चों। इसमें आप घर बैठे बैठे प्रैक्टिकल कर सकते हो। ओके, डीआईवाई एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इवैल्यूएशन मॉड्यूल आप लोगों के लिए बच्चों, जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो लैब एक्सपीरियंसेस को। एंड आप मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हो बच्चों ऐप पर। ओके, आप ऐप पर आ सकते हो, मेरे लेक्चर से 3 डेज का आपको फ्री ट्रायल मिलेगा। मेरे लेक्चर्स होते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे बच्चों, डेली ऑन दी ऐप। ओके, एट 4 PM। अगर आप देखना चाहते हैं बच्चों, आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो। एंड आप लोगों के लिए कोर्स बुक्स और 3D लर्निंग वीडियोस बनाए जाते हैं बच्चों, आप लोग वहां से चेक कर सकते हो। अगर आप बात करें एम्बाइब लेंस ऐप के बारे में, तो आप लोग बच्चों ये भी डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप में आपको मल्टीपल चीजें मिलेंगी, आपको जस्ट स्कैन करना जो चीज आपको नहीं समझ में आती, एंड यू विल गेट ओके एक्सेस टू एन नंबर ऑफ वीडियोस बच्चों, जस्ट बाय स्कैनिंग। तो आप लोगों का बहुत सारी चीजें यहीं से क्लियर हो जाएगी। और जो बच्चों ने अभी तक हमारे डाउट रेजोल्यूशन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, यू कैन ज्वाइन इट बच्चों। 24/7 आप लोगों को डाउट रेजोल्यूशन ग्रुप भी मिलेगा। ओके, इट इज पावर्ड बाय एआई, तो जनरल डाउट्स है, एकेडमिक डाउट्स है, सब यहाँ पे आपके क्लियर होंगे। एंड आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप लिंक बना दिया गया है बच्चों, इससे आप लोग को लेक्चर के अपडेट्स या चीजों की अपडेट्स जल्दी मिल जाएगी। और एक चीज याद रखो बच्चों, यू कैन यूज माई कोड AKSHAY Akshay, that is my name, Akshay 30, okay, for getting 30% discount on the total subscription. एनुअल सब्सक्रिप्शन पे बच्चों 30% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप यूज करते हो AKSHAY 30। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो अगर आपने अभी तक नहीं यूज किया है, अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो बच्चों, आ जाइए, 30% डिस्काउंट मिलेगा। ऑलरेडी इट इज ओनली एट ₹499 पर मंथ, बट अगर आप मेरा डिस्काउंट यूज करते हो कोड, यू विल गेट 30% डिस्काउंट ऑन दैट ऑल्सो। तो आई होप बच्चों आज का सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय पता साइनिंग ऑफ, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.